गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। गुड इवनिंग मेरे चैनल पर। अब आज हम जो राजस्थान सरकार के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप बना करके जो कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो एक कंटेंट दिया गया था, एक लिंक भेजा गया था, उसके माध्यम से आपको उस पर क्लिक करके एक पीडीएफ डाउनलोड करनी थी, यानी कि पीडीएफ खुलना था और उसमें आपको पढ़ना था। जो स्माइल प्रोग्राम के तहत सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का पेपर 2 नाम से कंटेंट डाला गया था, आपको उसे देखना था। बच्चों, यदि आपने नहीं भी देखा है तो आपको इसको रोज़ देखना चाहिए। और जो प्रश्न आते हैं, इसमें जो पेपर आता है उसको एक कॉपी बना लीजिए। फिर उसमें आप रोज प्रश्नों को लिखिए और बुक्स में से उनके उत्तर ढूंढ करके उन्हें लिखिए और उनको एक दो बार रिवाइज कीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो भेजे जा रहे हैं ये मोस्ट हैं और मोस्ट समझ करके ही तुम्हें इनको अच्छे से याद करना है। जो 10 प्रश्न जो डाले गए हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इनके जो प्रश्न हैं, ठीक है, और इनके जो उत्तर हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्टूडेंट्स, ये जो शुरुआत का फर्स्ट पार्ट है, प्राचीन भारत वाला जो पार्ट है, स्वर्णिम भारत जो है, उसमें से दिया गया है ये। और जो गुप्त वंश है उसमें कौन सा शासक है गुप्त वंश का जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्योंकि इसने जैसे यूरोप में भी नेपोलियन था और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भारत में अनेक विजय प्राप्त की और एक बहुत बड़े भूभाग को इसने जीता था, जैसे यूरोप में नेपोलियन ने जीता था। इसलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं लोकतंत्र वाले पार्ट में कि लोकतंत्र जो है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। ये बात किसने कही थी स्टूडेंट्स? ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा कही गई थी। तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट है ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? हमने पढ़ा था परिवहन वाला पार्ट जो भूगोल वाला है, उसके बाद में परिवहन जो पढ़ा था उसमें देखो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इसमें हमारे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखे हैं। बाकी जो नई जो करंट बुक्स हैं उनमें 50 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। लेकिन तुम्हें किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि ये प्रश्न आता है, मोस्ट है, ये प्रश्न आता है तो तुम्हें कितने राष्ट्रीय राजमार्ग लिखने हैं? केवल 7 ही लिखने हैं। वैसे करंट जीके में ये 50 हैं टोटल, लेकिन तुम्हें 7 ही लिखने उसमें दे रखे हैं। एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि जो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी के नंबर होते हैं नेशनल हाईवेज के। उनमें राजस्थान में जो 8वें नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सबसे लंबा है, जिसकी कुल लंबाई 685 किलोमीटर है, जो पश्चिमी राजस्थान में से होकर के जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। देखो 2 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रीय आय की परिभाषा और सिंपल है। मैंने आपको बार बार इसको रटाया था, मैंने बार बार तुम्हें इसको बताया था। मोस्ट है ये प्रश्न राष्ट्रीय आय वाला। जो जीडीपी को हम जिस तरीके से पढ़ते थे उसी तरीके से हम इसको भी पढ़ेंगे। देखो मैं इसमें अभी आपको लिखवा दूंगा पर एक बार देख लो कि राष्ट्रीय आय, देखो राष्ट्रीय आय होती है एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित देश के समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ये एक राष्ट्रीय आय हो जाएगी। यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक वित्तीय वर्ष यानी कि जो एक साल होती है एक तरीके से, ऐसे ही एक वित्तीय वर्ष भी होता है वित्त से संबंधित, जिसमें पैसे खर्च किए जाते हैं। भाई एक महीना होता है 1 तारीख से 30-31 तारीख तक का, और उसमें मान लो तुम्हें जेब खर्ची का दिए जाए, एक महीने के 100 रुपये दिए जाएं, तो तुम्हें तुम्हारा वित्तीय वर्ष हो गया, तुम्हारा जेब खर्ची कब से कब तक का है? 1 से 30 तक का है। इसी तरीके से एक वित्तीय वर्ष होता है जिसमें सरकार को पैसे काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और राजस्थान में, सॉरी, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। हम राष्ट्रीय आय को देखते हैं। यदि आप लिखना चाहो तो इसमें से लिख सकते हो, बाकी तुम्हारे पाठ में ये दे रखा है। चलो देखो यहाँ से देखते हैं हम, इसको आप लिख सकते हो, इसमें से भी आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये देखो चौथा जो प्रश्न है उसका उत्तर है राष्ट्रीय आय। देखो एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित देश के समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। आप इसको लिख सकते हो, ठीक है।
इसको आप लिख सकते हो और इसको याद कर लेना अच्छे से। मोस्ट है ये प्रश्न, सारी मोस्ट है उन्हीं को डाला गया है। अब देखो नेक्स्ट हम प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 5वां, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। देखो नीति आयोग जो है उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लास में भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी डाला है नीति आयोग का, आप उसको भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब जो ये मेरा चैनल है इसमें नीचे आप इसको खोलोगे तो इसके डेस्क्रिप्टिव में नीचे इसमें मिल जाएगा आपको इसका लिंक, और उसमें से आप पढ़ सकते हो नीति आयोग के बारे में। देखो नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग जो है उसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर भारत में 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, देश का प्रधानमंत्री जो होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो बताइए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। श्रीमान नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के अब बताइए उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। जो एक इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया नीति आयोग का, और मोस्ट प्रश्न है ये। तो नीति आयोग के बारे में यदि तुम्हें अच्छे से समझना है, याद करना है, यदि उसको तुम एक बार देख लोगे नीति आयोग के वीडियो को, तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, छठा छठा प्रश्न है, प्राचीन भारत में कनिष्क का योगदान बताइए। प्राचीन भारत में कनिष्क ने ऐसा क्या किया। देखिए जो प्राचीन भारत है जो उसके बारे में, यानी कि जो कनिष्क है उसके बारे में। जो कनिष्क थे वो प्राचीन भारत में कुषाण वंश के एक प्रमुख शासक थे। और जो कुषाण वंश के प्रमुख शासक थे कनिष्क, उन्होंने क्या कार्य किया, देखो हम एक छोटे से लेख के माध्यम से देखेंगे। इसको तुम बोर्ड की परीक्षा में यदि आता है, पूछा जाता है, तो आप लिख सकते हो। चलो देखो, कनिष्क का योगदान। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था, ये लिखना है आपको। फिर इन्होंने इनकी 3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट हैं। सबसे पहला, इन्होंने इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, पहला। दूसरा है, मैं अभी बताऊंगा इसको व्यवस्थित रूप से, 1 मिनट रुको। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, शक संवत की स्थापना की इसने। और तीसरा, इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। ठीक है, इसके जो दरबार है उसमें विद्वान रहते थे। देखो वापिस, कनिष्क का योगदान, कुषाण वंश का महान कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। इसके समय कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। देखो जो बौद्ध धर्म है उसमें 4 संगतियां हुई थी, 4 सम्मेलन कह सकते हैं बौद्ध धर्म वालों के। 4 संगतियां हुई थी, हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे इसको, सीधा सीधा आते हैं। 4 संगतियां हुई थी, उनमें से जो चौथे नंबर की बौद्ध संगति थी वो कश्मीर के, जो आधुनिक जम्मू कश्मीर राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके कश्मीर के कुंडलवन नाम की जगह पर चौथी बौद्ध संगति हुई। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो वसुमित्र को बनाया गया था। तो ये कनिष्क के समय पर ही हुई थी। ये कनिष्क उस समय राजा था, उसी ने इसको करवाया था कुंडलवन ग्राम में चतुर्थ बौद्ध संगति को। नेक्स्ट अगला देखो, दूसरा, कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। जो कनिष्क था कुषाण वंश का, उन्होंने शक संवत की स्थापना की थी 78 78 ईस्वी में, सॉरी 78 ईस्वी में की थी। देखो जो कनिष्क है, सॉरी जो शक संवत है, वो हमारे भारत का राष्ट्रीय संवत भी है, जो कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था। देखो तीसरी इनकी क्या योगदान रहा, तीसरा, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र और अश्वघोष और प्रसिद्ध चिकित्सक चरक जो थे इनके दरबार में रहते थे। तो तुम्हें इन तीनों चीज़ों को याद रखना है, और कुषाण वंश के महान शासक थे इसको याद रखना है, इतना लिखना है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न पर देखो, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। कोई 4 कारण लिखिए कि जो औद्योगिक क्रांति हमने पढ़ी थी, ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। भारत में क्यों नहीं हुई, फ्रांस में क्यों नहीं हुई, जर्मनी में क्यों नहीं हुई, इटली में हो जाती, कहीं दूसरे देश में क्यों नहीं हुई, इंग्लैंड में ही ये क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। और ये पूछ रहा है इसके 4 कारण, और 4 नंबर का है ये। तो आपको ये 4 कारण थोड़ी डिटेल में लिखने हैं। देखिए हम इसमें से देखते हैं नीचे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के या औद्योगिक क्रांति के उदय के कारण। देखो जो विश्व इतिहास है, चौथा नंबर का जो पार्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान का, उसमें इसका दे रखा है, आप डिटेल में उसको पढ़ लेना एक बार। पहला देखो, लोहे और कोयले की खानों का पास पास होना। जो इंग्लैंड है वहाँ पे लोहा और कोयला खूब सारा पाया जाता है, और उनकी जो खानें हैं, विशेष तौर से उसकी खासियत है कि जो लोहे और कोयले की जो खान है वो पास पास में आसानी से खनन हो जाता है, जिससे लोहे का निर्माण यानी इस्पात का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। जिससे क्योंकि जो इस्पात है वही एक तरीके से उद्योगों का आधार है, इसलिए इस्पात आसानी से निर्मित हो जाता है। इस कारण भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था।
दूसरा देखो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, जो इंग्लैंड था उसके जो विभिन्न सारे देश थे पूरे पूरी पृथ्वी के ऊपर, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र था उनको गुलाम जो बना रखा था वो इंग्लैंड वालों ने ही बना रखा था। तो उनके पास एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, यानी कि बहुत सारे उसके गुलाम लोग थे, बहुत सारे गुलाम देश थे उसके। तो आसानी से इंग्लैंड को कच्चा माल वहाँ से मिल जाता कम पैसों में, और जो इंग्लैंड है वो आसानी से अपना जो सामान है उसको आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता था। यानी कि जो निर्मित सामान है जो बनाता इंग्लैंड, कच्चा सामान खरीद के लाता अपने गुलाम देशों से, और वापस निर्मित सामान उससे नया सामान बना करके वापस देशों में बेचता, जिससे वो अच्छा पैसा भी कमा सकता था। इसलिए उसके पास एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसके पास बाजार था, इसलिए भी वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। तीसरा देखिए, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। उपभोग के अनुरूप मतलब है कि लोगों की जिन चीज़ों की ज़रूरत थी इंग्लैंड ने उन्हीं चीज़ों का उत्पादन किया। फ्रांस है, जर्मनी है या कोई दूसरे देश हैं, वो इस तरीके की चीज़ों का उत्पादन नहीं करते थे। वो एक विलासिता वाली चीज़ों का ही उत्पादन करते थे, जिनको जो अमीर लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वही इसको काम में ले सकते थे। गरीब लोग इनको नहीं खरीद सकते थे। लेकिन जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो उद्योग धंधे थे, उन्होंने इस तरीके की चीज़ों का निर्माण किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मशीनों से निर्मित चीज़ें थी तो वो सस्ती भी होती थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको खरीदा क्योंकि सस्ती थी, अच्छी भी थी। इसलिए यानी कि उपभोग के अनुरूप उत्पादन था, हम ये कह सकते हैं। चौथा देखो, पूंजी की उपलब्धता थी, यानी कि इंग्लैंड में पूंजी की कोई कमी नहीं थी, यानी कि धन की कमी नहीं थी। उद्योग लगाना है, किसी भी प्रकार का व्यापार करना है तो पैसे की कमी नहीं थी, यानी कि पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता थी। इसलिए भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। पांचवा देखो, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। जो इंग्लैंड है, मानचित्र में जाकर के देखना, जो इंग्लैंड है वो पानी के मध्य में है, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के उत्तरी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यूरोप के पश्चिम हिस्से में इंग्लैंड है, और उसके चारों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है, जिससे कोई भी देश उस पर आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। और इंग्लैंड वालों की जो नौसेना थी, जल सेना जिसको कहते हैं, वो बहुत ही मजबूत थी, और स्थल भाग से किसी भी देश से वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उस पर कोई आक्रमण का डर नहीं था और आसानी से वो अपना विकास कर सकते थे। इस तरीके से ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके चार कारण हो गए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, स्वच्छता के किन्हीं दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखो दो नाम लिखोगे और उनका थोड़ा थोड़ा उसका उल्लेख भी करोगे कि ये क्या होता है, आपको समझाना भी पड़ेगा। देखिए दो प्रकार, स्वच्छता के दो प्रकार। स्वच्छता के दो प्रकार देखो, इसमें आठवां प्रश्न है जो हमारा, स्वच्छता के दो प्रकार। वैसे हमारी जो बुक है उसमें सबसे जो लास्ट का पार्ट है उसमें दे रखा है स्वच्छता के प्रकार, 7 प्रकार दे रखे हैं। हमें यहाँ केवल दो ही प्रकारों का उल्लेख करना है। पहला है सामुदायिक स्वच्छता और दूसरा है पारिस्थितिकी स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता वो है कि हम हमारा जो पर्यावरण है उसको सामूहिक रूप से मिलकर के सुरक्षित रखें। जैसे सब लोग खुले में शौच जाते हैं तो ये एक अस्वच्छता का प्रतीक है, सब लोग गंदगी फैला रहे हैं। तो हम सामूहिक रूप से मिलकर के, पूरा समाज मिलकर के, हम सभी लोग मिलकर के एक साथ एक स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। जो सामूहिक रूप से मिलकर के हम अस्वच्छता फैलाते हैं, ठीक है, उसको हम खत्म कर सकते हैं, वही सामुदायिक स्वच्छता कहलाएगी। यानी कि सब मिलकर के कोई स्वच्छता का कार्य करें। दूसरा देखो, पारिस्थितिकी स्वच्छता। पारिस्थितिकी जो स्वच्छता होती है वो परिस्थिति को स्वच्छ रखने से संबंधित है। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, कृषि करते हैं या खेती करते हैं, उसमें हम कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, ठीक है, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करने से क्या होता है, पेड़ों में वो जो कीटनाशक हैं और जो रासायनिक खाद है उसका एक गलत इफेक्ट होता है, एक तरीके से वो जहरीला होता है, जो अनाज उत्पादन होता है वो, ठीक है। तो हम इनका उपयोग नहीं करें और हम प्राकृतिक खाद का उपयोग करें। जैसे जो पशु होते हैं हमारे, उनका जो गोबर होता है, ठीक है, उससे जो खाद बनती है उसका हम उपयोग करें खेती में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे पारिस्थितिकी स्वच्छता रहे। इसके अलावा जो कीटनाशक है उनका उपयोग नहीं करें, उनकी जगह पर कोई प्राकृतिक ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे जो कीट हैं वो मर जाएँ और हम आसानी से उस खेती को कर सकें, हमारे जो फसल है वो ख़राब नहीं हो। बहुत सारे कारक हैं इस तरीके के। तो इस प्रकार की जो स्वच्छता होती है उसको हम पारिस्थितिकी स्वच्छता कहते हैं। तो ये दो प्रकार आसानी से आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो, नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है हमारा वो है 9th प्रश्न। आप लोकतंत्र की सफलता के लिए किन दो परिस्थितियों को आवश्यक मानते हैं, समझाइए। यानी कि जो लोकतंत्र है उसकी सफलता के लिए आप कौन कौन सी परिस्थितियों को जरूरी मानते हैं जिससे कि एक लोकतंत्र है वो सफल बनेगा। देखो जो लोकतंत्र है उसकी सफलता के लिए जो लोकतंत्र वाला पार्ट है उसमें दे रखा है, ये हम देखते हैं इसको। ये पेज संख्या 78 पर दे रखा है और इसमें देखो यहाँ से लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, सबसे जो पहला है शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि शांति तथा व्यवस्था रहे, देश के अंदर शांति और व्यवस्था रहे। देखो इसको, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक जो व्यवस्था है सामान्य हो,
सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का डर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है। यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण का डर नहीं रहेगा तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहेगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। राज्य अपना काम कर रहे हैं, केंद्र अपना काम कर रहा है, पंचायतें अपना काम कर रही हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति बनी रहेगी यदि किसी प्रकार का युद्ध या बाहरी आक्रमण का डर नहीं रहा तो। और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग आसानी से कर पाएंगे। किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है तो सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण कर देती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जिससे लोकतंत्र संकट में आ जाता है। ठीक है, और एक अच्छी शासन व्यवस्था ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं होगा। ठीक है, असफल हो जाएगा। ठीक है, तो शांति और व्यवस्था होना बहुत जरूरी है इसके लिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए देखो दूसरी शर्त, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे लिख सकते हो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था होती है तो देश मजबूत होता है। ठीक है, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और यदि ऐसा देश नहीं हुआ, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं हुई, तो वहाँ पर एक तरीके से वो जो देश है वहाँ पे तानाशाही का जन्म हो जाएगा और वो अच्छा यानी कि लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। जैसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था और इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। इसका यही कारण था कि वहाँ जो लोकतंत्र है वो मजबूत नहीं था, यानी कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी, जिससे वहाँ लोकतंत्र का विनाश हो गया। और लोकतंत्र जब नहीं था तो वहाँ पर तानाशाही का जन्म हुआ था। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो जैसे आर्थिक समानता की स्थापना, और इसके अलावा सामाजिक न्याय की स्थापना, शिक्षित और जागरूक जनता, जनमत का निर्माण होना चाहिए। तो और कुछ कारण हैं ये सारे जिनकी वजह से जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक जो परिस्थितियाँ, आवश्यक जो कारक हैं वो ये हैं। लेकिन मैंने तो आपको दो बताए, इन दोनों को याद रखना, इन दोनों को ही लिख के आना है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है तुम्हें, केवल यहाँ तक इसको याद कर लेना, इसको यहाँ तक याद कर लेना, शांति तथा व्यवस्था वाले को। और जो दूसरा वाला है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसको आप यहाँ तक याद कर सकते हो, यहाँ तक लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही की स्थापना हुई। इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रश्न है और अंतिम जो प्रश्न है 10वां, वो है भारतीय संसद के सदन कौन कौन से हैं, संसद के कार्य तथा शक्तियों का विवेचना कीजिए, यानी कि पूरा वर्णन करना है। भारतीय संसद के सदन, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन है। पहला सदन तो हो जाएगा लोकसभा, और दूसरा सदन जो है वो कौन सा है, सॉरी, दूसरा जो है वो है राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, ये निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। इस प्रकार से 2 सदन है इसके। अब जो संसद है उसके कार्य और शक्तियां, यानी कि इसके क्या कार्य हैं, इसकी शक्तियां मतलब क्या हैं, वो हम देखते हैं इसमें। संसद के कार्य तथा शक्तियां, ये देखो आपके पेज संख्या 83 पर दे रखा है, 82 83 पर दे रखा है, ये 83 पर दे रखे हैं आपके लोकतंत्र वाला जो पार्ट है उसमें। इसमें देखो संसद के कार्य तथा शक्तियां, पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा रहा है। अगर लिखित नीचे दे रखे हैं ये, इनको हम पढ़ेंगे अभी। देखो, पहला जो इसका कार्य या शक्ति है वो है विधायी शक्तियां। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। यानी विधायी शक्ति का मतलब होता है कानूनों का निर्माण करना। हमने पहले पढ़ा था कि एक संघ सूची होती है और एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है मुख्य रूप से, और जो 3 सूचियां हैं, अब संघ सूची है उस पर कौन कानून बनाएगा? संसद बनाएगी। तो वही इसकी विधायी शक्ति है, यानी कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है, यही इसकी विधायी शक्ति है, विधायी कार्य ये कह सकते हैं। दूसरा देखो, दूसरा संविधान में संशोधन की शक्ति। जो संसद है वो संविधान में संशोधन भी करती है या कर सकती है, संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन राज्यसभा और, यानी कि जो राज्यसभा है वो और लोकसभा दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन करती हैं। ठीक है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और कई ऐसे संविधान संशोधन हैं जिनमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा मिलकर के संविधान में संशोधन करती हैं।
तो संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं मिलकर के करती हैं। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें राज्यसभा लोकसभा मिलकर के करती है, और कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा तीनों मिलकर के करती हैं। आपको इतना लिखना है। नेक्स्ट देखो तीसरा, संसद की जो कार्य और शक्तियां हैं तीसरे नंबर की, वो देखो वित्तीय शक्ति, वित्त यानी कि धन से संबंधित, ठीक है। कि भाई जब तक संसद की शक्ति है कि जब तक जो बजट पास नहीं हो जाता तब तक सरकार किसी प्रकार का कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती है। देखो, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और प्रतिवर्ष हर साल वित्त मंत्री राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित बजट जब तक संसद यानी कि लोकसभा में से स्वीकार नहीं करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। यानी कि संसद को वित्तीय शक्ति प्राप्त है। जब तक लोकसभा से बजट पारित नहीं हो जाएगा तब तक सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है। चौथी शक्ति देखो संसद की, वो है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में क्या है कि जो संसद है उसके पास, चौथा है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के तहत क्या होता है कि जो संसद है यानी विशेष तौर से लोकसभा, यानी कि हम इसको संसद कह सकते हैं, संसद मंत्रिमंडल पर पूरा नियंत्रण रखती है। जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिमंडल पर लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वो मंत्रिपरिषद रह सकती है। यानी कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, यानी उसको कंट्रोल करती है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसको। नेक्स्ट देखो निर्वाचन संबंधी शक्तियां। पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 54 के तहत इसमें बताया गया है। आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां जैसे संसद है जो राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है दोनों का निर्वाचन करती है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी जो शक्तियां उनमें जो संसद है, संसद की राज्यसभा लोकसभा है, वो दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य करती हैं। आप इतना लिखना है आपको बस। नेक्स्ट देखो छठा, जो छठा है संसद की शक्तियां, उसमें विविध शक्तियां दे रखी हैं। इसमें से दो शक्तियां बताई गई हैं। देखो पहला क्या है, एक है महाभियोग, यानी कि जो संसद होती है राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के जो महाभियोग है उसको पारित कर देती हैं। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने का कार्य भी राज्यसभा करती है, ठीक है। महाभियोग पारित करती है राज्यसभा का, जो उपराष्ट्रपति है उसको राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, और जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। ये कार्य भी संसद का है। इसके अलावा देखो राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन घोषणा की जा सकती है, जो संसद उसका अनुमोदन करती है। यदि संशोधन देश के अंदर यदि आपातकाल लागू कर दिया जाए तो संसद से उसका अनुमोदन करवाना भी जरूरी है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा अंतिम 10वां प्रश्न था। 10वें प्रश्न जो था इसमें यानी कि भारतीय संसद के कौन कौन सदन है, दो हो गए थे, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। संसद के कार्य तथा शक्तियों का विवेचन हमने किया था अभी। इसमें एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे पहला कार्य क्या था, शक्तियाँ कार्य शक्तियाँ क्या थी संसद की, विधायी शक्तियाँ। दूसरा क्या था संविधान में संशोधन की शक्ति। तीसरा क्या था वित्तीय शक्तियाँ। चौथा क्या था प्रशासनिक शक्तियाँ। पांचवा क्या था निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। और छठा क्या था विविध शक्तियाँ। इस तरीके से आज के जो 10 प्रश्न हैं काफ़ी मोस्ट हैं और इनको आपको अच्छे से याद करना है। इनको रफ कॉपी है उसमें लिख लो रोज के। इसी तरीके से जब भी भेजे जाएं सर के द्वारा आपको इनको तैयार रखना है। जो उसका लिंक आता है जो ब्लू कलर में होता है उसके ऊपर ओके करो, ठीक है। और उससे एक पीडीएफ खुलेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो या उन प्रश्नों को आप लिख लो उस रजिस्टर में, और लिखने के बाद उनको देखो। यदि मैं इधर से डालता हूँ वीडियो तो आप उसको उसमें से देख सकते हो, नहीं तो अपनी जो बुक है उसमें से ढूंढो उनको, उनको लिखो और बार बार रिवाइज करो और अच्छे से याद करो, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। अप्रैल में तो होने वाली नहीं है, लेकिन संभावना है कि 3 तारीख तक का जो लॉकडाउन है उसके बाद एग्जाम हो सकती है, संभावित है। वैसे जब भी एग्जाम की डेट आएगी आपको जो ग्रुप है उस पर भेज दिया जाएगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसलिए बराबर आपको अपडेट रहना है, बराबर पढ़ते रहना है, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स।